फ्रेंड्स, वेलकम टू आरटी एकेडमी। जिस प्लेटफॉर्म पे हम हमेशा मिलते हैं आपसे और मिलते रहेंगे, क्योंकि वादा पूरे साल का है, पूरे सेशन का है। इवन 11th ही नहीं, 12th में भी हम आपके साथ बने रहेंगे। क्योंकि आप हमारे चैनल्स को कंटिन्यूसली देख रहे हैं और इसके रिस्पॉन्स में हम ये वादा भी करते हैं कि हम आपको 12th में भी अपने वीडियोस सेंड करेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं आपका बायोलॉजी मेंटर नागेंद्र साहू आज फिर आपके लिए एक नए टॉपिक पे कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में भी बोला था कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और इस क्वेश्चन से रिलेटेड क्वेश्चन बोर्ड में आपको 100% मिलने हैं। क्योंकि हम 20, 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन नहीं, हम एक टॉपिक पे 50 क्वेश्चन पे बात करते हैं, तो हम 150 क्वेश्चंस की डिस्कशन कर लेंगे इस पे। और इसके बाहर से भी दुनिया में कहीं से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता है। लेकिन हमारे इस क्वेश्चन आंसर की सीरीज को, हमारे इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज को अगर कोई स्टूडेंट फर्स्ट टाइम देख रहा है तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कंटिन्यूसली आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे हमारे नए नए टॉपिक पे पाए जाने वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर पे। तो चलिए समय बिना गंवाए स्टार्ट करते हैं। आज हम अपना लास्ट टॉपिक चैप्टर रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पे हमने काफी क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया था। आज हमारा लास्ट टॉपिक है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। लास्ट क्वेश्चन हमारा जो था, लास्ट क्वेश्चन आंसर जो हमारे थे वो हमारे फर्टिलाइजेशन पे बेस्ड थे, पॉलिनेशन पे बेस्ड थे, इसके पहले वाला फ्लावर पे बेस्ड था। और आज हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के बारे में जानेंगे, उनसे जुड़े कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। चलिए थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ, इसको आपको अच्छे से दिखाई पड़े आपके क्वेश्चन आंसर, इससे अच्छे से आप उन्हें नोट्स के तौर पे भी देख। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में हम आते हैं, स्ट्रक्चर एंड इवेंट्स की बात करते हैं। सबसे पहले आपको मैं ये बता दूं कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है क्या। देखिए, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स वो इवेंट्स हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होते हैं। अगर पूरे चैप्टर की बात करें तो हमने पूरे चैप्टर को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। आज हम पढ़ रहे हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन, यानी यहाँ पर वो क्वेश्चन आंसर आपको मिलने वाले हैं जो आफ्टर फर्टिलाइजेशन मिलेंगे। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आता है 1 मार्क के लिए, बनाना इज अ ट्रू फ्रूट। बनाना इज अ ट्रू फ्रूट। ठीक है, मैं माना बनाना एक ट्रू फ्रूट है, बिकॉज बनाना जो भी ट्रू फ्रूट होता है वो ट्रू फ्रूट ओवरी से डेवलप होता है, और अगर ओवरी से डेवलप हो रहा है कोई फ्रूट तो वो हमारा ट्रू फ्रूट ही माना जाएगा। तो बनाना हमारा ट्रू फ्रूट है। बट इज ऑल्सो अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। पार्थिनोकार्पिक फ्रूट वो फ्रूट होते हैं जो फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन बन जाते हैं। तो सिंपल सी बात है कि रीजन 2010 में, चलिए देखते हैं। द फ्रूट ऑफ बनाना इज फाउंड फ्रॉम द ओवरी। ओवरी से बना इसलिए ट्रू फ्रूट है। इट इज अ पार्थिनोकार्पिक फ्रूट बिकॉज़ द ओवरी डेवलप्स इनटू फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओवरी फ्रूट में कन्वर्ट होती है विदाउट फर्टिलाइजेशन, इसलिए ये सीडलेस भी होते हैं। बेसिकली देखा गया जो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट होते हैं वो पार्थिनोकार्पिक फ्रूट सीडलेस फ्रूट होते हैं। सेकंड क्वेश्चन, Why is apple referred to as a false fruit? अरे एप्पल फॉल्स फ्रूट क्यों है भाई? जब हमें पता है कि ट्रू फ्रूट्स वो फ्रूट्स होते हैं जो ओवरी से डेवलप हो रहे हैं। अब जो ओवरी से डेवलप नहीं हो रहा है, थैलेमस से डेवलप हो रहा है। तो जब थैलेमस से डेवलप हो रहा है, थैलेमस आप जानते हैं बेसल पार्ट होता है फ्लावर का, तो जब कोई फ्रूट उससे डेवलप हो रहा है तो आप इसे बोलते हैं क्या? वो फॉल्स फ्रूट होता है। क्वेश्चन को ध्यान से समझते चलिएगा, बहुत से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं जैसे अभी तक होते रहते हैं। थर्ड, Name the mechanism responsible for the formation of seed without fertilization। अरे देखिए फिर से आगे भी बात, mechanism responsible for the formation of seed without fertilization। अब देखिए नया टर्म आ गया, कंफ्यूज मत होइएगा। फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट नहीं लिख रहा है, फॉर्मेशन ऑफ सीड लिख रहा है विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर आपका आंसर आता है एपोमिक्सिस। तो यहाँ पे दो चीजें क्लियर कर सकती है आपसे, वो डायरेक्टली एपोमिक्सिस की डेफिनेशन पूछ सकता है। तो द फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन, नॉट फ्रूट, फॉर्मेशन ऑफ सीड। अंदर की बात बता देता हूं आपको, होता क्या है। मान लीजिए ये आपकी ओव्यूल है, इस ओव्यूल में एक सेल होती है, सिनर्जिड सेल्स होती हैं, एंटीपोडल सेल्स होती हैं एंड सेकेंडरी न्यूक्लियस होती है। अब घटना क्या घटती है, कभी कभी बिना फर्टिलाइजेशन यानी गैमेट्स के आए बिना यहाँ की सेल्स डिप्लॉयड हो जाती हैं, आपस में ही फ्यूजन कर लेती हैं और आपस में फ्यूजन करके ये क्रोमोसोम नंबर फुल कर देते हैं, जिससे जाइगोट बन जाता है। और जाइगोट बन गया तो हमारा जो ओवरी थी ये ओवरी सीड में कन्वर्ट हो जाती है।
तो कुछ ये फिनोमेना है, इसे हम एपोमेक्सिस कहते हैं, यानी जब फॉर्मेशन होता है सीड का विदाउट फर्टिलाइजेशन। 4 नेम द पार्ट्स। अच्छा, आपको से एग्जांपल भी पूछ रहा है कि एग्जांपल भी दे दीजिए, तो गिव एन एग्जांपल ऑफ अ स्पीशीज ऑफ अ फ्लावरिंग प्लांट विद सच सीड्स फॉर्मेशन। तो वो है हमारी ग्रासेस, जो हमारी ग्रासेस होती हैं उनमें एपोमेक्सिस पाया जाता है। नेम द पार्ट ऑफ द फ्लावर दैट कंट्रीब्यूट्स टू फ्रूट फॉर्मेशन इन स्ट्रॉबेरी एंड गुआवा। अब कह रहा है कि स्ट्रॉबेरी और गुआवा में कौन सा हमारे फ्लावर का पार्ट फ्रूट का फॉर्मेशन करता है। तो यहाँ पर ट्रू और फॉल्स फ्रूट्स पे ले जाने की कोशिश कर रहा है आपको। चलिए देखिए, इन स्ट्रॉबेरी द फ्रूट डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी। देखिए आ गया, ओवरी से कर रहा है यानी ट्रू फ्रूट है। एंड अदर फ्लोरल पार्ट डिजनरेट फास्ट। थैलेमस आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द फ्रूट फॉर्मेशन। थैलेमस भी थोड़ा बहुत पार्ट कंट्रीब्यूट करेगा, लेकिन यहाँ पर जो फ्रूट मेनली डेवलप हो रहा है वो ओवरी से डेवलप हुआ। इन गुआवा द वॉल ऑफ द ओवरी, गुआवा में जो ओवरी की वॉल होती है डेवलप्स इनटू वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। देखिए, गुआवा में द वॉल ऑफ ओवरी डेवलप्स इनटू द वॉल ऑफ फ्रूट कॉल्ड पेरिकार्प। पेरिकार्प जो होता है ये फ्रूट की वॉल होती है, लेकिन ये फ्रूट की जो वॉल होती है ये वॉल डेवलप होती है ओवरी की वॉल से। ओवरी की वॉल से यहाँ पर फ्रूट की वॉल क्या हो रही है, डेवलप हो रही है, और वही फ्रूट हम लोग खाते हैं। यानी यहाँ पर्टिकुलर ओवरी पूरा फ्रूट नहीं है, ओवरी की जो वॉल्स होती हैं उस वॉल्स को हम खाते हैं गुआवा में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स पे चलते हैं। 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे अगर हम चले तो चलिए 2 मार्क्स के क्वेश्चन पे आ गए। लिस्ट द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स इन एंजियोस्पर्म। पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या क्या इवेंट्स होंगे। तो भैया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में सबसे पहले तो डेवलपमेंट होता है हमारे एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का। एंडोस्पर्म 3 स्ट्रक्चर होता है एंड एम्ब्रियो 2 स्ट्रक्चर होता है। एंडोस्पर्म बनता कैसे है, तो फर्टिलाइजेशन का पार्ट था, आपको बताया था मैंने। वन मेल गैमेट फ्यूज्ड विद पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस। जब सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है तो आपका बनता है एंडोस्पर्म। तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन में एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो का डेवलपमेंट होगा। सेकंड पार्ट, मैच्योरेशन ऑफ ओव्यूल इनटू सीड। हमारी जो ओव्यूल होगी वो राइपेंड हो जाएगी और राइपेंड होकर के वो सीड का फॉर्मेशन करेगी एंड ओवरी हमारी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स है। 2 मार्क के लिए क्वेश्चन दिया गया है और 2014 में ही पूछा गया है डेली में। क्वेश्चन नंबर 6, सम एंजियोस्पर्म सीड्स आर सेड टू बी एल्बुमिनस whereas few others are said to be have a perisperm. Explain each with the help of an example. चलिए देखते हैं एल्बुमिनस। सबसे पहले आपको मैं यहाँ पे एक चीज क्लियर कर दूं कि एल्बुमिनस और नॉन एल्बुमिनस क्या होता है। एल्बुमिनस क्या होता है, जब किसी भी सीड के डेवलपिंग के समय जो एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म है, जो एंडोस्पर्म है, अगर वो फुल्ली कंज्यूम हो जाता है, फुल्ली कंज्यूम, क्योंकि एंडोस्पर्म एक तरीके के न्यूट्रिटिव टिश्यू होते हैं और जब हमारा एम्ब्रियो डेवलप कर रहा होता है तो उसको न्यूट्रिशन की जरूरत पड़ती है। तो अगर जो हमारा एम्ब्रियो है वो डेवलपिंग के टाइम पूरे का पूरा एंडोस्पर्म को कंज्यूम कर जाता है तो उसे हम एल्बुमिनस बोलते हैं या उसी को हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। यहाँ इसलिए पढ़ा दे रहा हूँ, आगे भी यही क्वेश्चन आपको मिलेगा। एंडोस्पर्मिक सीड, इसे हम एंडोस्पर्मिक सीड भी कहते हैं। तो एंडोस्पर्मिक बोले या एल्बुमिनस सेम थिंग है, लेकिन अगर कंज्यूम नहीं हो पाया, रिमेन हो गया, रिमेन रह गया, तो आप बोलते हैं नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक, नॉन एल्बुमिनस या नॉन एंडोस्पर्मिक। तो यहाँ पर चीज आपके सामने पहली बात तो आ गई है कि एंजियोस्पर्म में सीड्स को एल्बुमिनस बोला जाता है सम एंजियोस्पर्म में, क्योंकि वहाँ पे एंडोस्पर्म रहता है, whereas few others said to be have पेरिस्पर्म। अब पेरिस्पर्म क्या भी आपको बताता हूँ। एक्सप्लेन ईच विद द हेल्प ऑफ एन एग्जांपल। चलिए आंसर देखते हैं। आंसर कहता है हमारे पास सम एंजियोस्पर्म सीड्स आर एल्बुमिनस एज दे रिटेन एंडोस्पर्म। अगर एल्बुमिनस, सॉरी यहाँ पर एक हल्की सी मिस्टेक हुई है, हल्की सी बहुत, यहाँ पर रिटेन हो जाएगा, सॉरी यहाँ पर रिटेन होगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन के नाम में, बस कोई दिक्कत वाली बात नहीं है।
चलिए मैं यहाँ पे रिटेन कर देता हूँ। कह रहे हैं कि अगर एल्ब्यूमिनस सीड होगा, सम एंजियोस्पर्म आर एल्ब्यूमिनस एज द रिटेन एंडोस्पर्म, अगर एंडोस्पर्म रिटेन हो गया, बचा रह गया, तो एंडोस्पर्मिक हो गया या एल्ब्यूमिनस हो गया, और अगर रिटेन नहीं रहा, बचा नहीं रहा, खत्म हो गया, तो वो नॉन एल्ब्यूमिनस है। चलिए देखते हैं। तो एग्जांपल की बात करें तो हमारे यहाँ पर some angiospermic seeds are albuminous as the retained endosperm even after embryo development, not completely consumed by embryo, wheat, maize, castor। तो यहाँ पर पूरी तरीके से कंज्यूम नहीं कर पाता एम्ब्रियो उस खाने को, उस एंडोस्पर्म को, तो वो एंडोस्पर्म बचा रह जाता है, और वही जो बचा हुआ एंडोस्पर्म है इसलिए बन गया एंडोस्पर्मिक, और उसी को बोला हमने एल्बुमिनस। तो एग्जांपल आपके पास मेज है, कैस्टर है। While in some angiospermic seeds remnants of nucellus, अब देखिए न्यूसेलस, ओव्यूल की जो लेयर का फॉर्मेशन होता था वो न्यूसेलस से बनती थी, न्यूसेलस टिश्यू होता था। तो कह रहा है कि अगर किसी सीड में न्यूसेलस बच जाए, जुड़ा रह जाए, तो इसे हम बोलते हैं क्या, पेरिस्पर्म। एग्जांपल ब्लैक पेपर एंड बीट। तो यहाँ पर दो चीजें, थोड़ा सा नई चीज आपको देखने को मिलेगी, पेरिस्पर्म। तो पेरिस्पर्म क्या है, रिमेन पार्ट ऑफ न्यूसेलस है, जो परसिस्ट है, जो अभी भी सीड में पाया जा रहा है, वो है हमारा पेरिस्पर्म। अगले इस डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगर 7 पे आप आते हैं तो 7 पे आपको एक मिलता है पॉइंट, ड्रॉ द लेबल डायग्राम ऑफ मैच्योर्ड एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट। एक डाइकोटिलेडोनस प्लांट में मैच्योर्ड एम्ब्रियो कैसा होगा। द लेबल डायग्राम ऑफ अ मैच्योर एम्ब्रियो ऑफ अ डाइकोटिलेडोनस प्लांट इज एज गिवन बिलो। क्या है, अ टिपिकल डाइकोट। देखिए डायग्राम में केवल 2 कॉटिलेडन दिखा दीजिए, कॉटिलेडन की जस्ट इस तरफ नीचे की तरफ प्लम्यूल होता है। प्लम्यूल क्या करेगा, प्लम्यूल आगे जाकर के सूट सिस्टम का फॉर्मेशन करता है, ये सूट सिस्टम को बनाएगा। ओके, देन ये 2 कॉटिलेडन्स हैं। अब अगर आपको ये डायग्राम थोड़ा कम अच्छा लगता है तो उसका एक दूसरा तरीका भी कैसे बनाने का मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप चाहें तो उस डायग्राम को कुछ ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हैं। ये ऐसे लीजिए, ये ऐसे ले जाइए, ये ऐसे, ये ऐसे ले जाइए। जो चीज यहाँ पर ये रही है, देखिए ये कॉटिलेडन्स है आपके, ये आपके 2 कॉटिलेडन्स हो गए, हाँ। एंड ये जो पार्ट होता है इसे बोलते हैं एपिकॉटिल। एपिकॉटिल, और इस एपिकॉटिल के ऊपर जो बनेगा ये प्लम्यूल होता है। ओके, सेम ऐसे नीचे जाएंगे तो यहाँ पर आपको हाइपोकॉटिल मिलता है। हाइपोकॉटिल, और हाइपोकॉटिल जो जनरेट होता है वो होता है उसका रूट, इसकी रूट जनरेट होती है। तो ये एक डाइकोटिलेडोनस सीड है। आप आराम से इस डायग्राम को भी ड्रॉ कर सकते हैं अगर आपको कंफर्ट लगता है, अदरवाइज तो फिर आपके पास ऑप्शन है ही है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की सीरीज पे। क्वेश्चन हमारे पास बहुत है। ओके, तो हमारा जो ये क्वेश्चन है, differentiate between the albuminous and non-albuminous seed, giving one example of each। अब देखिए भाई आ गया albuminous seed, endosperm is not completely used। देखिए पूरा वही क्वेश्चन है, मुझे बोलने की जरूरत नहीं है albuminous का non-albuminous जो मैंने पीछे डिस्कस किया था। अगर रह जाएगा तो albuminous है endosperm, और नहीं रहेगा तो non-albuminous। एग्जांपल आपके सामने, कोकोनट albuminous है, कैस्टर में सब albuminous है, पी बीन सब क्या है, non-albuminous होते हैं। अब देखिए फिर से आपके सामने एक क्वेश्चन फिर से घूम के आ रहा है, वही वाला क्वेश्चन घूम के आ रहा है। कह रहा है कि 9 नंबर, बनाना इज अ
पार्थिनोकार्पिक where the orange so polyembryo, how they are different from each other. अरे पार्थिनोकार्पिक आंसर, आप आंसर पर नजर रखिएगा, मेरे बोल को सुनते रहिए और आंसर को देखते रहिए। बनाना पार्थिनोकार्पिक फ्रूट है बिकॉज इट इज सीडलेस एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन बना। लेकिन ऑरेंजेस में जब एक से ज्यादा एम्ब्रियो बन जाते हैं, नॉर्मली हम जानते हैं कि एक प्लांट में एक ही एम्ब्रियो बनेगा, जैसे मैंगो में है, लेकिन जब किसी प्लांट में पॉलीएम्ब्रियोनी that leads to the formation of many seeds, बहुत सारे सीड्स होंगे तो बहुत सारे एम्ब्रियो भी बनेंगे। आपको पता है एक सीड से ही एक न्यू प्लांट का फॉर्मेशन होता है। तो पॉलीएम्ब्रियोनी का मतलब होता है मोर देन वन एम्ब्रियो का पाया जा रहा, मोर देन वन सीड का पाया जा रहा, इट्स अ पॉलीएम्ब्रियोनी। नेम द सेल व्हिच दैट एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट डेवलप्स, गिव द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ द एंडोस्पर्म ऑफ कोकोनट। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है कोकोनट टेंडर में कौन सा एंडोस्पर्म होता है। तो इन कोकोनट सेल फॉर्मेशन अकर्स एंड द एंडोस्पर्म्स बिकम सेलुलर। यहाँ पर देखिए, अब आपको मैं अभी क्वेश्चन आएगा लेकिन मैं उसको यही बता दे रहा हूँ। सबसे पहली बात, जब एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट होता है तो एंडोस्पर्म 3 टाइप्स के बनते हैं। फर्स्ट न्यूक्लियर, सेकंड सेलुलर एंड थर्ड हेलोबियल। ये 3 टाइप के एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है। न्यूक्लियर में न्यूक्लियस पाया जाता है, कोई सेल वॉल नहीं पाई जाती है, लिक्विड फॉर्म में होगा। सेलुलर में सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाता है। और हेलोबियल में पहले न्यूक्लियस पाया जाएगा, देन वो सराउंडेड होता है सेल वॉल से। दोनों स्टेज को शो करता है, इसलिए इसको हेलोबियल बोलते हैं। इस तरीके से 3 टाइप के एंडोस्पर्म पाए जाते हैं आपके। अब कह रहा है कोकोनट में कौन, तो कोकोनट वाटर जो होता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होता है। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म देखिए मिलेगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, इट इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ न्यूक्लियाई एंड सराउंडेड व्हाइट कर्नल। व्हाइट कर्नल क्या होता है, जो आप गरी खाते हैं, जो आप नारियल की गरी खाते हैं, वो सेलुलर एंडोस्पर्म होता है। सेल वॉल बन जाने के कारण वो काफी टाइट हो गया, और जब सेल वॉल नहीं थी, केवल न्यूक्लियर फ्री न्यूक्लियर फॉर्म में था, तो आपको एकदम लिक्विड फॉर्म में था, उसको हमने कोकोनट टेंडर नाम दिया। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होता है। एंडोस्पर्म को ध्यान रखिए, हमारे कोकोनट में 2 टाइप का एंडोस्पर्म पाया जा रहा है, फ्री न्यूक्लियर एंड सेलुलर। फ्री न्यूक्लियर क्या है, जो लिक्विड वाटर है, जो पीते हैं हम लोग एक्सरसाइज के बाद, बहुत ही न्यूट्रिटिव होता है ये हमारा न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। एंड सेलुलर एंडोस्पर्म हमारा व्हाइट कर्नल में होता है, जो कि गरी हम लोग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 11 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 शो कर रहा है, नेम द ब्लैंक स्पेस इन बिटवीन ABC। देखिए नोट जरूर करते चलिएगा साथ में, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, तो मैं अपनी स्पीड को तो रोकने से रहा, स्पीड मेरी बड़ी रहेगी। कम समय में ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं हमको, इसलिए क्वेश्चन जब आप नोट्स बनाए तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, पॉज करके क्वेश्चन को अपने नोट्स पे राइट कर लीजिए फर्दर एग्जाम के लिए। नेम द ब्लैंक स्पेसेस ABCD फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो। पेरिकार्प दिया गया आपको, ए क्या है नहीं पता, यहाँ कॉटिलिडन इन सीड ऑफ ग्रास फैमिली दी गई है, यहाँ क्या है नहीं पता, एम्ब्रियोनल एक्सेस क्या है यहाँ नहीं पता, एंड ये नहीं पता। चलिए सॉल्व करते हैं। पेरिकार्प अगर देखा जाए तो पेरिकार्प फ्रूट के सराउंडिंग जो लेयर होती है उसे हम पेरिकार्प कहते हैं, तो यहाँ पे हमने फ्रूट राइट कर दिया। कॉटिलिडन इन सीड्स ऑफ ग्रास फैमिली, तो यार ग्रास इज अ मोनोकॉटिलिडनस प्लांट, और मोनोकॉटिलिडनस प्लांट जो कॉटिलिडन होता है उसको नाम देते हैं स्क्यूटेलम। ये देखिए लिखा हुआ है स्क्यूटेलम। यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मोनोकॉट सीड में जो कॉटिलिडन्स होते हैं, जैसे कि मेज हो, ग्रासेस हैं, तो उसमें आपका आंसर स्क्यूटेलम जाएगा। एम्ब्रियोनल एक्सेल, एम्ब्रियोनल क्या होता है, एम्ब्रियो से बना है, और एम्ब्रियो 2 चीजों से बनता है, रेडिकल से प्लस प्लम्यूल से, क्योंकि प्लम्यूल सूट बनाता है, रेडिकल रूट बनाता है, इसलिए यहाँ पर आपका ये आंसर फिल हो जाएगा। अब रिमेन्स ऑफ न्यूसेलस इन अ सीड, आपने भी पढ़ा स्टार्टिंग के 1 मार्क के क्वेश्चन में, सीड में अगर हमारा न्यूसेलस जुड़ा रह गया, चिपका रह गया मेम्ब्रेन के, तो उसे क्या बोलेंगे, तो उसे हम पेरिस्पर्म कहते हैं। चलिए चलते हैं कुल करके 3 मार्क से क्वेश्चन के लिए। तो 3 मार्क से क्वेश्चन में चलते हैं। तो भाई साहब हमें 3 मार्क पे क्वेश्चन मिलता है, डिस्क्राइब एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन एन एंजियोस्पर्म। तो मेरे भाई अभी ही मैंने स्टार्ट किया, देखिए 3 मेथड्स ऑफ एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर टाइप, देखिए फ्री न्यूक्लियर टाइप एंड सेलुलर एंड हेलोबियल। नहीं दिखा तो मैं इसको जूम कर देता हूँ और आपको अच्छे से समझ में आ जाए।
ओके, 3 आपको मिल रहा है, न्यूक्लियर टाइप, सेलुलर टाइप, एलोबियल, जो मैंने बताया। न्यूक्लियर में देखिए प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियर टाइप में जाएंगे तो न्यूक्लियस यहाँ पर पाया जाएगा, फ्री न्यूक्लियस पाए जाते हैं हमारे न्यूक्लियर टाइप में, कॉमन मेथड होता है न्यूक्लियर टाइप में। एंड दूसरे की बात करें तो जब सेल वॉल का फॉर्मेशन जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा, जब सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा तो हम इसे बोलेंगे क्या, सेलुलर। और एंडोस्पर्म में भी कंप्लीटली यूटिलाइज्ड बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो बिफोर द मैच्योरेशन। देखिए तो एल्बुमिनस कहा गया है, सेल्स ऑलवेज स्टोर फूड मटेरियल्स। अब आपके लिए जो दो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो न्यूक्लियर और सेलुलर है, जैसा कि मैंने आपको पीछे बताया, आप वही आंसर दीजिएगा। और अगर वर्ड टू वर्ड राइट करना है तो आप फिर इस पेज को ले लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे अपने हम। अगले क्वेश्चन की तरफ अगर बढ़ते हैं तो हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर पे 13 पे कि हाउ एज इज एपोमिक्सिस डिफरेंट फ्रॉम पार्थिनोकार्पी। एपोमिक्सिस और पार्थिनोकार्पी में क्या डिफरेंस है? नेक्स्ट फिर अभी दोबारा आया यार क्वेश्चन, देखो फिर दोबारा आ गया। पार्थिनोकार्पी, उसमें डिफरेंस क्या है? अरे पार्थिनोकार्पी है is development of production of seedless fruit in the absence of fertilization, whereas apomixis refers to development of seeds and fruit without fertilization। ये वहां कह रहा है केवल फ्रूट का फॉर्मेशन होगा विदाउट फर्टिलाइजेशन, जबकि एपोमिक्सिस में क्या होता है, सीड बनता है विदाउट फर्टिलाइजेशन, नॉट फ्रूट। क्लियर? एंड डिस्क्राइब एनी टू मोड्स बाय व्हिच एपोमिक्टिक सीड कैन बी प्रोड्यूस। कैसे प्रोड्यूस किया सकता है एपोमिक्टिक? एपोमिक्टिक क्या प्रोसेस का नाम है एपोमिक्सिस, और उस प्रोसेस के थ्रू जो सीड बन रहा है उसे बोल रहे हैं एपोमिक्टिक। देखो एपोमिक्टिक पे तो द टू मोड्स बाय व्हिच एपोमिक्टिक सीड्स कैन बी प्रोड्यूस, पहला है एगैमोस्पर्मी। क्या है एगैमोस्पर्मी? इन विच द सीड्स और एम्ब्रियो इज डिराइव्ड फ्रॉम डिप्लॉयड एग्स। सीड या एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है डिप्लॉयड एग सेल से। मैंने बोला था कि कभी कभी एग सेल खुद डिप्लॉयड हो जाती है, किसी दूसरे गैमेट की जरूरत नहीं है, खुद ही 2n हो गई, अगल बगल की सेल के फ्यूजन के कारण खुद 2n हो गई, और ऐसी कंडीशन पे हमारी एग जाइगोट का फॉर्मेशन कर देगी। ठीक है, विदाउट मियोसिस गैमेट्स बने ही नहीं, कोई मियोसिस हुआ ही नहीं, हमारी एग सेल क्या हो गई, खुद ही खुद डिप्लॉयड हो गई। तो ये जो कंडीशन बन गई, ये कंडीशन बन गई आपकी एगैमोस्पर्मी, and this diploid eggs develops into embryo without undergoing fertilization. Example apple। तो दो मेथड है, पहला है एगैमोस्पर्मी। देखिए यहाँ मैं थोड़ा स्लो हो रहा हूँ, स्लो इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि ये आपके लिए एक नया क्वेश्चन है एगैमोस्पर्मी। तो एगैमोस्पर्मी याद कर लें कि जब खुद डिप्लॉयड हो जाती है एग सेल विदाउट गैमेट फॉर्मेशन, विदाउट मियोसिस, तो वो एगोस्पर्मी हो गया। सेकंड है एडवेंटिव एम्ब्रियोनी, the method in which diploid cells surrounded the embryo sac, nucellus की cells या इंटीग्यूमेंट्स की cells प्रोट्यूड कर जाती हैं into embryo। यानी अभी तक ओव्यूल यानी हमारी एग सेल काम कर रही थी, अब न्यूसेलस और इंटीग्यूमेंट की सेल ही डिप्लॉयड होकर के हमारे डिप्लॉयड एक जाइगोट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, एक एम्ब्रियो का फॉर्मेशन कर दे रहे हैं। तो ये भी बन गया आपका एडेंटिव एम्ब्रियोनी। तो ये दो क्वेश्चन आपके लिए नए हैं, इनको अच्छे से देख लीजिएगा, एगैमोस्पर्मी और एडेंटिव। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 14, द एंडोस्पर्म डेवलप इन कोकोनट। ठीक है, फिर वही क्वेश्चन घूम के आ रहा, जो क्वेश्चन रिपीट कर जाएगा मैं कोई क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूंगा आपको, जिससे कि हमारे आगे भी क्वेश्चन हो सके। डिस्क्राइब द एंडोस्पर्म डेवलपमेंट इन कोकोनट। अभी कोकोनट में एंडोस्पर्म डेवलपमेंट देखना 3 टाइप्स का, फ्री न्यूक्लियर, सेलुलर, वही दोनों आंसर उठा के लिख दीजिए, सही हो जाएगा। वही पूरा आंसर लिखना है आपको, सही हो जाएगा, 2 पॉइंट आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, फर्स्ट एंड सेकंड। Why is tender coconut considered as healthy source of nutrition? क्यों healthy source of nutrition है? देखिए, soft coconut is an endosperm. It is rich in the nutrient like fats, proteins, carbohydrate, minerals, vitamins. ये सारी चीजें पाई जा रही हैं उसमें, फैट भी है, कार्बोहाइड्रेट भी है, मिनरल्स भी है, इसलिए वो हमारे लिए न्यूट्रिटिव है। खासकर प्रेग्नेंट लेडी के लिए कोकोनट टेंडर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। And the third question is how are pea seeds different from castor seed? अरे यार castor seed और pea seed में सिंपल से मेरे भाई की देख लो, अभी मैंने बात करी थी। pea seeds आपके क्या होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक होते हैं, नॉन एंडोस्पर्मिक, जबकि castor हमारा एंडोस्पर्मिक होता है। शायद यही आंसर आपको मिलेगा भी,
तो देख लेते हैं, द सीड्स ऑफ पी आर नॉन एंडोस्पर्मिक व्हाइल द कैस्टर सीड आर एंडोस्पर्मिक। अब आपको इसका मतलब पता है कहां पे कंज्यूम एंडोस्पर्म हुआ है, कहां कंज्यूम नहीं हुआ है। डिफरेंशिएट बिटवीन द, अब देखिए डिफरेंशिएट आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन द पेरिस्पर्म एंड एंडोस्पर्म। पेरिस्पर्म और एंडोस्पर्म को डिफरेंशिएट करिए भाई, सिंपल है। पेरिस्पर्म रेमिनेंट पार्ट होता था न्यूसेलस का, जो सीड से अटैच होता था। एंडोस्पर्म इज अ प्राइमरी, एंडोस्पर्म न्यूक्लियस से जनरेट हुआ। It is a part that belongs to the seed. It contains reserve food material. भाई पेरिस्पर्म क्या है, ये तो सीड से अटैच रहता है, जबकि एंडोस्पर्म क्या है, रिजर्व करता है फूड मटेरियल को। पेरिस्पर्म इट इज यूजुअली ड्राई, पेरिस्पर्म क्या होता है, ड्राई होता है, जबकि एंडोस्पर्म इट इज यूजुअली इन फ्लूइड फॉर्म और सॉफ्ट, ये फ्लूइड फॉर्म में होगा और सॉफ्ट होगा। ब्लैक पेपर पेरिस्पर्म का है भाई, कोकोनट की बीन्स हमारे अदर चीज के एग्जांपल हैं। चलिए आगे चलते हैं और जल्दी से बढ़ते हैं अपने नए क्वेश्चन के लिए। और हम आगे, हाँ, with the help of an example, with the help of an example of each of the following apomixis, parthenocarpic, polymer, तीन चीजें फिर से रिपीट कर रही हैं, रिपीट कर रहे हैं 2012 में। अभी क्वेश्चन हमने सॉल्व किया कि एपोमिक्सिस क्या है, पार्थिनोकार्पी क्या है एंड पॉलीएम्ब्रियोनिक क्या है। सारी लाइनें देखिए आप, लिखिए आपके सामने। विदाउट सीड बन रहा है, आई मीन विदाउट फर्टिलाइजेशन, विदाउट मियोसिस फर्टिलाइजेशन सीड बन गया, तो ये बन गया आपका एपोमिक्सिस। सीड्स आर प्रोड्यूस्ड विदाउट फर्टिलाइजेशन, fruits are produced without fertilization, parthenocarpic, polyembryonic, more than one embryo. Fertilization is essential for the production of seeds. ओके भाई, ठीक है, आपकी बात सही है कि जो हमारा fertilization is essential for the production of seed, but in some angiospermic seeds develop without fertilization. वो पार्थिनोकार्पिक घटना घटती है और सीड्स अगर बन रहा है तो एपोमिक्सिस घटना घटती है, तो आपका आंसर एपोमिक्सिस आएगा यहाँ पर। Give an example of an angiosperm that produces seed without fertilization. अब सीड जब विदाउट फर्टिलाइजेशन बनेगा तो इसी का आंसर था, ठीक है। सेकंड वाला हमारा एक्सप्लेन द टू वेज बाय व्हिच सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन। बिना फर्टिलाइजेशन के सीड डेवलप हो रहा है, तो अभी आपने पढ़ा था एडेंटिव मेथड और एक आपने पढ़ा था एगेमोस्पर्म। चलिए, द टू वेज बाय व्हिच सीड डेवलप विदाउट फर्टिलाइजेशन आर अ डिप्लॉयड एग सेल is formed without meiosis and develops without fertilization embryo। ये था आपका एगैमोस्पर्मी। जब ओव्यूल में मियोसिस हुआ ही ना हो तो ऑलरेडी डिप्लॉयड ही रही और डिप्लॉयड होकर के उसने ज़ाइगोट को बना दिया। ये एक आपके एपोमिक्सिस का मेथड था। सेकंड, in some cases some of the cell of nucellus around the embryo sac develop into embryo। ये भी आपका हो गया, तो वही मेथड थे जो मेथड यूज किए। चलिए चलते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन की तरफ। तेजी से बढ़ते हुए हम लोग 5 मार्क के क्वेश्चन तक चलते हैं। क्वेश्चन हमारा कहता है, explain the different ways of apomictic seed can develop, give an example of each, mention one advantages of apomictic seed to farmer, draw a labeled mature stage of dicotyledonous embryo। तीनों क्वेश्चन अभी हम बैक साइड में पढ़ चुके हैं और तीनों क्वेश्चन को मिला करके एक लॉन्ग क्वेश्चन बना दिया है 5 मार्क के लिए। 5 मार्क्स के लिए देखिए क्या नई चीजें क्या है। कह रहा है एक्सप्लेन द डिफरेंट वे। अरे एपोमिक्टिक सीड आप कैसे बनाते हैं? पहला मेथड एगैमोस्पर्मी, जब एग सेल विदाउट मियोसिस डिप्लॉयड हो जाती है, एगैमोस्पर्मी। सेकंड, एडेंटिव एम्ब्रियोनी, यानी न्यूसेलस एंड इंटेगुमेंट्स के सेल डिप्लॉयड होकर के जब किसी एम्ब्रियो बना दिया, सीड बना देंगे, तो वो हो गया हमारा एडेंटिव एम्ब्रियोनी। एंड ड्रा द लेवल मैच्योर्ड स्टेज ऑफ द डाइकोटिलेडोनस। तो मेरे भाई अभी मैंने अभी आपको डायग्राम बना के आपको दिखाया था कैसे हमारा डायग्राम बना हुआ था। चलिए आपको दिखाता हूं, फिर भी वो डायग्राम दिखा देता हूं आपको। ये देखिए वो डायग्राम है, एक मैच्योर डाइकोटिलेडोनस सीड का डायग्राम है, आप ये बना सकते हैं। एंड नाउ हम अपने क्वेश्चन पे चलते हैं जो कि रिलेटेड है उसी से थोड़ा सा। देखिए अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको दिखाने वाला हूं। यहाँ क्वेश्चन कहता है वैरायटीज की, और आप इस जगह पे वैरायटीज को देखें कैसे क्वेश्चन आपसे घुमा घुमा के पूछ रहा है। अब क्या कह रहा व्हाई आर सीड्स ऑफ सम ग्रासेस कॉल्ड एपोमिक्टिक। एपोमिक्टिक क्यों बन रहा है? एपोमिक्टिक मतलब एपोमिक्सिस, यानी सीड्स फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो दो ही कंडीशन है, या तो एगैमोस्पर्मी हो जाएगा या तो एडेंटिव मेथड हो जाएगा। ये दो मेथड से स्टेट टू रीजन टू कन्विंस टू फार्मर यूज एपोमिक्टिक क्रॉप। तो द इंट्रोडक्शन ऑफ एपोमिक्सिस
जीन्स इनटू हाइब्रिड सीड्स रिजल्ट इन एपोमिक्टिक सीड। हम कभी कभी उनके जीन्स में चेंज करके भी एपोमिक्टिक सीड्स को पा सकते हैं। ये घटना क्यों ज़्यादा फार्मर्स पे जोर दिया, फार्मर्स के लिए क्यों अटेंटिव है? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हम हर बार फर्टिलाइजेशन के पहले पॉलन ग्रेन ढूंढे, पॉलन ग्रेन का वेट करें कि जब तक पॉलन ग्रेन गिरेगा जब तक फर्टिलाइजेशन होगा नहीं, और फर्टिलाइजेशन होगा नहीं तो ना सीड बनेंगे ना फूड बनेगा। तो कुछ जेनेटिक ऐसी चीजें ट्रांसफर की गई हैं प्लांट्स में, कुछ जीएमओ बनाए गए हैं, जेनेटिक मॉडिफाइड प्लांट्स बनाए गए हैं, जिनमें अपने आप एग सेल डिप्लॉयड हो जाएगी और डिप्लॉयड होकर के वो फ्रूट का फॉर्मेशन कर देगी, सीड का फॉर्मेशन कर देगी। इससे फायदा ये मिलता है कि किसान को किसी दूसरे प्लांट पे निर्भर नहीं रहना पड़ेगा, वो खुद के अपने प्लांट बोएगा, विदाउट पॉलिनेशन फर्टिलाइजेशन सारा काम हो जाएगा। तो वही कह रहा है कि मेन आइडेंटिफाई विद दीस एपोमेटिक सीड्स आर एडवांटेजेस टू फार्मर एज दे लोअर द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी। ये इनके लिए इंपॉर्टेंट है, अच्छा सोर्स है, इसलिए हमारे जो फार्मर्स हैं वो इसका यूज करते हैं। चलिए हम अपने लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एंड लास्ट क्वेश्चन हमको यहाँ पे लेके आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, जहां पर 3-4 क्वेश्चन आपको एक साथ फिर से ऐड करके देगा। ठीक है, चलिए आते हैं। Draw a label diagram of LS and embryo of grass। अब देखिए एम्ब्रियो ऑफ ग्रास पे अगर 6 नेम तो लिखे ही कम से कम, तो ये भी एक तरीके से हल्का सा कॉटिलिडन जैसा प्लांट होगा। आपने यहाँ करना क्या, देखिए ये लेयर एक जा रही है, इस लेयर को आप लेगा ऐसे, एंड नाउ अंदर भी थोड़ा सा लेयरिंग हम कर देते हैं, हल्का सा, कुछ ज़्यादा जरूरी नहीं है कि बहुत ही फाइन आप दिखा सकें। इतना भी आपने ड्रॉ किया, इतना भी अगर आप कर लेंगे तो आपके लिए काफ़ी काम हो जाएगा। तो ये एक आपका एलएस है, एम्ब्रियो ऑफ ग्रास, यानी मोनोकॉटिलेडनस सीड का, जहां पर स्क्यूटेलम है, क्योंकि हमें पता है मोनोकॉटिलेडनस सीड में हम जो कॉटिलीडन होता है उस कॉटिलीडन को स्क्यूटेलम कहते हैं। कोलियोप्रोटाइल ये हमारे सूट एपेक्स को कवर करता है। कोलियोप्रोटाइल ये खास बात है, केवल मोनोकॉटिलेडनस सीड में पाया जाता है। सूट एपेक्स ये प्लम्यूल का काम करेगा, प्लम्यूल का फॉर्मेशन करेगा। अगर नीचे जाते हैं तो रेडिकल मिलेगा, और रेडिकल को जो कवर करने वाला स्ट्रक्चर है वो कवर करना फोलियो रहता है। ये डिफरेंस है हमारे मोनोकॉट और डाइकॉट सीड में, कि मोनोकॉट सीड में प्लम्यूल को और रेडिकल को कोई कवरिंग स्ट्रक्चर नहीं होता, जबकि हमारे मोनोकॉट या ग्रासेस में कोलियोप्रोटाइल सूट को कवर करता है और रेडिकल को कवर करता है हमारा कोलियोराइजा। सेकंड क्वेश्चन कहता है गिव रीजन फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो रीजन आपको दे देते हैं भैया, क्या बात है, ये लीजिए रीजन आपके पास है। डायग्राम जैसे मैंने देखा था, आप इसको फिर से अच्छे से ड्रॉ कर लीजिएगा। मैं यहाँ से इरेज कर देता हूँ। चलिए रीजन क्या है, a typical angiospermic anther is bilobed with each lobe have two these, so anther is called diathecous. Hybrid seeds show segregation of traits and do not maintain the hybrid character in plants, so they need to be produced every year and cannot be stored, कोई स्टोर नहीं कर सकता। अरे फिर से नया क्वेश्चन है, एक्सप्लेन डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रेस द पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में डिस्कस हमने कल कर लिया था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है, जब एक मेल गैमेट एक्सल से फ्यूजन करता है और दूसरा मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियस से फ्यूजन करता है, डबल फर्टिलाइजेशन होता है। अब दोनों से बनने वाले स्ट्रक्चर के नाम याद कर लीजिए और थोड़ा सा लपेट दीजिए, बन जाएगा क्या हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। अब इस डबल फर्टिलाइजेशन के बाद पोस्ट फर्टिलाइजर इवेंट्स में आप जानते ही हैं, स्टार्टिंग का पहले हमारे 3 मार्क्स के में पहला क्वेश्चन था कि कौन कौन से इवेंट होते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो ये डेवलपमेंट ऑफ होता है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, देन डेवलपमेंट ऑफ सीड, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट, ये सारी चीजें होती हैं हमारे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हमने थोड़ा तेजी से खत्म किया पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स को। मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है तेजी से हुआ, फायदा इस चीज का है कि हमारे पास क्वेश्चन है, आप पॉज करके उस क्वेश्चन को रखिए, उसके आंसर राइट कर लीजिए। आपके पास लगभग 100 से 125 क्वेश्चन तैयार हो चुके हैं इस लेक्चर में, और इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं जाना है इस चैप्टर से। तो मुलाकात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि आपको अगर वीडियोस चाहिए तो सब्सक्रिप्शन जरूरी है। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए चैप्टर के साथ और उसके सब टॉपिक्स पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। चलिए तब तक के लिए बाय बाय।